फर्स्ट टेस्ट में स्वागत है। We know in 2019, Jammu and Kashmir, which was a state, was divided into two union territory. So एक जो state है वो यूनियन उसको यूनियन टेरिटरी बना दी। हाउ इट हैपेंड, इसी चीज को जानने के लिए हमारा जो लेक्चर है आज का। तो इन 2015 इंडिया एंड बांग्लादेश देयर वाज ए लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट एंड लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो हुआ उसके लिए हमें 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2015। ये कैसे हुआ? इसमें कुछ टेरिटरी जो इंडिया का एरिया बांग्लादेश को दिया गया, क्या इंडिया दे सकती है? ये कैसे हुआ? सो इसी चीज को जानने के लिए आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 ऑफ लक्ष्मीकांत, नेम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो जो ये यूनियन एंड टेरिटरी जो चैप्टर है ये पार्ट 1 के अंदर है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लगभग 25 के आसपास पार्ट है और ये पहला पार्ट है हमारा आफ्टर प्रियम्बल। ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में पार्ट फर्स्ट, और इस पार्ट के अंदर 4 आर्टिकल आते हैं। तो जो आर्टिकल फर्स्ट है वो बेसिकली वो बोलता है कि इंडिया दैट इज भारत, एक चीज, ठीक है। और बोलता है कि विच इज यूनियन ऑफ स्टेट, सो इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। सो बेसिकली इसने क्या बताया, ये फेडरेशन नहीं। तो यूनियन जो और फेडरेशन में क्या डिफरेंस है ये हम देखेंगे। तो आर्टिकल 1 दो चीजें बताता है। पहला, नेम ऑफ द कंट्री बता दिया, इंडिया दैट इज भारत। और दूसरा कि कंट्री जो यूनियन है और कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है। तो कंट्री यूनियन है और कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, क्यों है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो जब नाम की बात हो रही थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जो जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो यहाँ कोई यूनिटी नहीं थी, नो यूनानिमिटी। तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम भारत रखें, ट्रेडिशनल नाम है, पुराना नाम है। कुछ लोग बोल रहे थे कि हम मॉडर्न नाम रखें, वो कि इंडिया। सो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एक मिक्स अडॉप्ट किया, इंडिया दैट इज भारत। कंट्री जो हम सबसे पहले यूनियन और जो फेडरेशन के बीच में हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो जो यूनियन होती है, यूनियन बेसिकली एक नेशनल गवर्नमेंट इतनी पावरफुल होती है, उसमें, जैसे हमारे इंडिया में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और एक गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स अलग की, लाइक यूपी की अलग गवर्नमेंट है, यूपी स्टेट की, केरला की अलग है, मणिपुर की अलग है। तो यूनियन जो प्रॉपर यूनियन होता है उसमें नेशनल गवर्नमेंट इतनी पावरफुल होती है कि बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो उसकी सब्सिडरी होती है, बेसिकली उसके उसके अंडर में काम करती है, उसके प्रॉपर कंट्रोल में होती है। लेकिन फेडरेशन में पावर डिवाइडेड होता है बिटवीन नेशनल और रीजनल या स्टेट बोल लो आप। जो इंडिया का कंट्री है वो यूनियन कैसे है? यूनियन इसलिए है कि जो एज ए होल जो कंट्री है वो स्टेट को कभी भी चेंज कर सकता है, उनका एरिया चेंज कर सकता है। स्टेट आज राजस्थान है, केरला है, तो उसके एरिया को चेंज कर सकता है। हो सकता है राजस्थान को मर्ज कर दिया जाए, हो सकता है राजस्थान या केरला को कुछ एरिया में चेंज कर दिया जाए, एक डिस्ट्रिक्ट कम एक डिस्ट्रिक्ट ज्यादा। तो कंट्री है एज ए होल कर सकती है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल किस लिए है कि जो पावर है वो डिवाइडेड है, ठीक है। सो डॉक्टर अंबेडकर ने बताया कि यूनियन ऑफ स्टेट जो हमारे जो कंट्री है उसको क्यों बोला गया, उसके दो रीजन है। पहला कि जो इंडियन फेडरेशन है नॉट रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग स्टेट्स। इसी जो यूनियन जो है, जो फेडरेशन होती है वो नॉर्मली एग्रीमेंट होता है बहुत छोटे छोटे जो एरिया के बीच में, कि चलो एक कंट्री बनाते हैं और एक यूनियन बनाते हैं। जो अमेरिकन फेडरेशन है या आप देखेंगे यूरोपियन यूनियन भी है, वो एक प्रॉपर फेडरेशन है, क्योंकि उसमें जो रीजनल जो स्टेट है और जो कंट्री जो पार्ट है वो उससे दूर भाग सकते हैं। वो कह सकते हैं वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस यूनियन एनी मोर। जो दूसरा जो हमारे पास यहाँ पे रीजन डॉक्टर अम्बेडकर देते हैं कि यहाँ पे जो स्टेट्स हैं उनको ससीड करने का मतलब उस फेडरेशन से बाहर जाने का कोई राइट नहीं है। तो जो हमारी फेडरेशन है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, कि फेडरेशन टूटेगी नहीं, कोई भी स्टेट इससे बाहर नहीं जा सकता। और जो कंट्री है वो इंटीग्रल होल है, जो कंट्री का अपने आप में एग्जिस्टेंस है, बाकी किसी का नहीं। और जो बाकी जो डिवीजन है स्टेट का, यूनियन टेरिटरी का, वो एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज के लिए कि काम सही से चलता रहे। अब जो हमारे पास आर्टिकल 1 है वो 3 तरीके के टेरिटरी या एरिया बताता है इंडिया में। सबसे पहले स्टेट्स है जिसको एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट करती है, लाइक मणिपुर गवर्नमेंट है, वेस्ट बंगाल के पास वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है। और दूसरा यूनियन टेरिटरी है, उसको यूनियन गवर्न करती है। और तीसरा टेरिटरीज एक्वायर्ड इन फ्यूचर, लाइक गोवा को हमने एक्वायर किया पुर्तगीज से, पौंडीचेरी को फ्रेंच से एक्वायर किया,
और ये इनको यूनियन गवर्नमेंट ये एडमिनिस्ट्रेशन करती है या गवर्न करती है। सो हमारे पास आर्टिकल फर्स्ट से रिलेटेड फर्स्ट शेड्यूल आता है। जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें दो चीजें दी गई है, नेम दिया गया और टेरिटरी दिया गया, किस किस का, स्टेट्स का और यूनियन टेरिटरी का। हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हमारे पास दो दो चीजें होती है, टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है वो बड़ा है, वो बड़ा है यूनियन ऑफ इंडिया से। क्यों? कि हमने ऊपर देखा यहाँ पे आर्टिकल 1 में कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में तीन चीजें हैं, स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरी है और टेरिटरी एक्वायर्ड इन द फ्यूचर है। और टेरिटरी एक्वायर क्यों कर सकता है इंडिया? क्योंकि इंडिया एक सोवरेन स्टेट है, इसीलिए इंडिया टेरिटरी एक्वायर कर सकता है। यूनियन ऑफ इंडिया की बात करें तो सिर्फ इसमें स्टेट्स आते हैं, तो इसीलिए टेरिटरी ऑफ इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया से बड़ा है, क्योंकि टेरिटरी ऑफ इंडिया सिर्फ स्टेट्स के अलावा दो पार्ट और कवर करता है। फिर हमारे पास आर्टिकल 2 आता है। आर्टिकल 2 बोलता है कि जो पार्लियामेंट है, देखो पावर ये किसको दी गई है कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, पार्लियामेंट कर सकती है कि जो एरिया यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है, अभी हमने पहले देखा था कि यूनियन ऑफ इंडिया सिर्फ स्टेट्स है, जो एरिया यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है उसको वो एडमिट कर सकता है यूनियन ऑफ इंडिया में। कौन कर सकता है? पार्लियामेंट। और जो स्टेट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं उनको वो एस्टेब्लिश कर सकता है। एक तो यूनियन ऑफ इंडिया में एडमिट कर सकता है नए स्टेट्स को। मान लो कि पहले गोवा जो था, गोवा गोवा 1962 में थ्रू 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये यूनियन टेरिटरी बना और 1987 में इसको स्टेट बना दिया। सो ये अंडर आर्टिकल 2A में बना। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्टेंस था और इसको एडमिट किया यूनियन ऑफ इंडिया। पहले यूनियन ऑफ इंडिया में नहीं था क्योंकि ये स्टेट नहीं था, तो ये ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस था। गोवा ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस था 1962 में और 1987 में इसको स्टेट बना दिया, तो ये अंडर आर्टिकल 2A में है। अभी पार्लियामेंट क्या कर सकती है स्टेट्स के रिगार्डिंग? ये तो हो गया, जो ऊपर हमने देखा ये तो हो गया जो अभी स्टेट नहीं है उनके रिगार्डिंग जो आर्टिकल 2 है। और ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 3 ये उनके रिगार्डिंग है जो ऑलरेडी स्टेट हैं। तो आर्टिकल 3 क्या कर सकती है, क्या चेंज कर सकती है? पार्लियामेंट आर्टिकल 3 के अंडर में क्या चेंज कर सकती है? एरिया चेंज कर सकती है किसी स्टेट का और नाम चेंज कर सकती है किसी स्टेट का। ये एरिया किसी भी तरीके से चेंज कर सकती है, प्लस कर सकती है, माइनस कर सकती है, डिवाइड कर सकती है 2 भाग में, 3 भाग में, इसको यूटी के साथ मर्ज कर सकती है, किसी स्टेट के साथ में मर्ज कर सकती है, कुछ भी कर सकती है एरिया के रिस्पेक्ट में पार्लियामेंट। और स्टेट का और यूटी स्टेट का नाम भी चेंज कर सकती है। अब आर्टिकल 3 जो है वो 2 कंडीशन लगाता है, ये सब पार्लियामेंट के ऊपर 2 कंडीशन लगाता है और वो है प्रेसिडेंट के रिस्पेक्ट में। क्या है कि एक बिल जो डॉक्यूमेंट जिसपे सहमति बननी है पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट की, कि वो बिल को पहले प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा और प्रेसिडेंट कहेगा हाँ ठीक है ये बिल आप ये जो डॉक्यूमेंट है पार्लियामेंट में पेश करो, पार्लियामेंट में आप पार्लियामेंट में इसके ऊपर सहमति बना सकते हो, तो इसको बोलते हैं प्रायर रिकमेंडेशन। तो ये प्रेसिडेंट के पास बिल पार्लियामेंट में जाने से पहले ही ये डॉक्यूमेंट और बिल पार्लियामेंट में जाएगा और परमिशन ली जाएगी क्या ये पार्लियामेंट में टेबल करें। और प्रेसिडेंट जो है बिल को पार्लियामेंट में भेजने से पहले बिफोर रिकमेंडिंग ये स्टेट लेजिस्लेचर को भेजेगा जिसमें चेंजेस कर रहे हैं, जिसका नाम चेंज कर रहे हैं या जिसका एरिया चेंज कर रहे हैं। और जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो किस लिए भेजेगा? उनके व्यूज जानने के लिए, वो क्या सोचते हैं और कितने टाइम में, स्पेसिफिक पीरियड। ये स्पेसिफिक पीरियड कौन बताता है? ये बताता है जब वो बिल भेजता है तो एक नोटिस जाता है, तो उस नोटिस में बताता है प्रेसिडेंट की इतने टाइम में आप अपने व्यूज दे दो। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम मेंशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम मेंशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिक पीरियड की बात करती है और वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। तो यहाँ पे पावर ऑफ पार्लियामेंट क्या है कि नए स्टेट्स और यूटी बना सकता है, और दूसरा कि जो स्टेट और यूटी को यूनाइट कर सकता है, मर्ज कर सकता है, किसके साथ? या तो आपस में, और या किसी स्टेट के साथ या किसी भी यूटी के साथ। बेसिकली पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग। बेसिकली आर्टिकल 3 का जो प्रोसीजर है वो है कि जो बिल है वो पहले प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उनको स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजेगा स्टेट्स के व्यूज जानने के लिए। और यूनियन टेरिटरी के रेस्पेक्ट में या एक्वायर्ड टेरिटरी के रेस्पेक्ट में ये भेजना जरूरी नहीं है। तो स्टेट्स के व्यू अगर टाइम में आते हैं, लेट में आते हैं
रिजेक्ट स्टेट इसको जो बिल है इसको रिजेक्ट कर देता है कि हम अपने एरिया या नाम में चेंज नहीं चाहते हैं, या एक्सेप्ट भी करता है, तो प्रेसिडेंट जो है वो वापस प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। ये जो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा और प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के पास भेजेगा। तो प्रेसिडेंट टू पार्लियामेंट जो स्टेट्स व्यू है वो एक्सेप्ट भी किए जा सकते हैं और रिजेक्ट भी किए जा सकते हैं। और बाद में जब पार्लियामेंट में उस बिल के ऊपर डिस्कस होता है जिसमें या तो एरिया चेंज हो रहा है या नाम चेंज हो रहा है, तो वो जो मान लो कि पार्लियामेंट लोकसभा में राज्यसभा में जाता है और पार्लियामेंट में कुछ उस बिल में अमेंडमेंट हो जाता है, तो वो अमेंडमेंट तो स्टेट को पता ही नहीं था जब प्रेसिडेंट ने स्टेट लेजिस्लेचर को भेजा। तो उसके बावजूद भी पार्लियामेंट जो है मे इन्फॉर्म स्टेट और नॉट इन्फॉर्म स्टेट, दोनों ही केस में बोथ केस फिट फॉर द पासिंग ऑफ द बिल, दोनों ही केस में वो पास किए जा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं जब भी नई चीजें बिल में नए चेंजेस हो तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजा जाए, और वो जो बिल है वो सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट में पास किया जाता है। फिर प्रेसिडेंट असेंट दे देते हैं और ये प्रोसेस बन जाता है हमारा एक बिल का एक्ट बनना अंडर आर्टिकल 3। तो बेसिकली हमारे पास जो बात निकल के आती है कि जो पार्लियामेंट है वो स्टेट्स और यूटी को चेंज कर सकती है विदाउट देयर कंसेंट। स्टेट या यूटी जो है वो इसके लिए खुश है नहीं है, पार्लियामेंट फिर भी पार्लियामेंट कैन गो है, उसमें एरिया चेंज कर सकती है और नाम चेंज कर सकती है। तो इसीलिए जो इंडिया को जो कहा गया है एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, मतलब यूनियन से अलग तो कोई हो नहीं सकता, लेकिन इसके जो स्टेट है वो डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, उनमें काफी चेंजेस किए जा सकते हैं। लेकिन यूएसए जो है, यूएसए हमने आर्टिकल जो 1 में देखा था कि जो इंडिया को यूनियन क्यों बोला गया, डॉक्टर अम्बेडकर ने बताया था कि जो यूनियन इसलिए बोला गया है कि ये एग्रीमेंट नहीं है बिटवीन स्टेट्स, एक यूनियन बनाने का एग्रीमेंट नहीं है। लेकिन जो यूएसए में स्टेट्स ने एग्रीमेंट किया और यूनियन बनाई, तो इसीलिए और जो एग्रीमेंट जो किया तो स्टेट्स इतने पावरफुल है कि उनको चेंज नहीं किया जा सकता विदाउट कंसेंट। तो इसीलिए यूएसए को बोला गया इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। अभी हमारे पास जो आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 4 ये स्पेशली बताता है, पर्टिकुलरली बताता है कि जो चेंजेस आर्टिकल 2 और 3 अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 में होंगे वो अमेंडमेंट नहीं होंगे। किसके? जो अंडर आर्टिकल 360 के अंडर में जो अमेंडमेंट है, जो दोनों अमेंडमेंट स्पेशल मेजोरिटी से होते हैं, वो तो आर्टिकल 2 और 3 के अंडर में जो भी चेंजेस किए जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में वो 368 अंडर आर्टिकल नहीं आएंगे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है अंडर आर्टिकल 368। वो अमेंडमेंट तो है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, अमेंडमेंट है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है। ओके, क्यों नहीं है? क्योंकि ये सिंपल मेजोरिटी से पास हो रहे हैं और ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस है। अब ओवरव्यू देखते हैं आर्टिकल 1 में क्या बोला गया। आर्टिकल 1 में जो नेम है और जो पॉलिटी बताया गया है, और जो आर्टिकल 2 में है कि जो नॉट पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ जो इंडिया, उनमें क्या चेंज करना है। जो आर्टिकल 3 में ये बताया गया है कि जो पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया है उसमें अगर चेंज करना है, और आर्टिकल 4 में ये बताया गया है कि अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है अंडर आर्टिकल 368। क्वेश्चन ये उठता है कि स्टेट्स के एरिया को चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ, पार्लियामेंट भारत का हिस्सा, कोई एरिया, भारत की जमीन फॉरेन कंट्री को दे सकता है? तो ये क्वेश्चन सबसे पहले उठा था 1960 में, जब जो गवर्नमेंट है उस टाइम रेड क्लिफ एग्रीमेंट, जिसमें रेड क्लिफ एक नाम का बंदा था जिसने इंडिया और पाकिस्तान का बाउंड्री डिसाइड किया था, तो उसी के तहत में एक बेरुगरी जो यूनियन था, एक पार्ट था, उसको ईस्ट पाकिस्तान, जो वेस्ट बंगाल में ईस्ट पाकिस्तान यानी अभी की बांग्लादेश को देना था। तो इसमें देना था, तो अब एरिया दे रहे हैं तो उसमें स्ट्राइक हुआ और काफी इस पे सवाल उठे गए। जब प्रेसिडेंट के पास ये आता है, ये चीज आती है अंडर आर्टिकल 3 में, उस टाइम चेंजेस कर रहे थे, तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगता है, तो इसी को प्रेसिडेंशियल रेफरेंस बोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट दो चीजें बताते हैं कि जो सीडिंग ऑफ जो टेरिटरी है जो फॉरेन कंट्री को दे रहे हैं वो आर्टिकल 3 में नहीं आता, और सीडिंग के लिए क्या करना पड़ेगा?
अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा। 2 चीजें बताए हैं। सीडिंग आर्टिकल 3 में नहीं आता है, और अगर सीड करना है तो आर्टिकल 368 के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ेगा। 1969 में सुप्रीम कोर्ट एक चीज और बताता है किसके रिगार्डिंग, सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट। ये तो हो गया एक एरिया देना, ऊपर वाला जो है बेरूबरी यूनियन, जैसे किसी को एरिया दे देना। बाउंड्री डिस्प्यूट मान लो कि 1 किलोमीटर का एरिया है, 1 किलोमीटर का एरिया है, और बाउंड्री एक्चुअली वहां पे डिमार्केटेड नहीं है, प्रॉपरली नहीं है कि कौन सा एरिया किसका है। तो दोनों कंट्री साथ में बैठते हैं और एक प्रॉपर एरिया को डिमार्केट करते हैं, और दोनों में कंसेंट बनता है। तो हमारे पास बाउंड्री सेटलमेंट और सीडिंग में क्या डिफरेंस है? सीडिंग में तो एरिया हम पूरा मतलब गिव अप कर देते हैं, और बाउंड्री सेटलमेंट में कोई जो बाउंड्री है वो प्रॉपर जो बाउंड्री है, एरिया डिमार्केटेड नहीं होता है, तो उसको दोनों जो कंट्री है बैठ के और बाय पीसफुल प्रोसेस हम एरिया डिमार्केट करते हैं कि ये जो एरिया है डिमार्केट नहीं है। इसमें बहुत थोड़े एरिया की बात होती है, प्रॉपर एक लाइन खींची जाती है कि ये आपका है और ये हमारा है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट 1969 में बोलता है कि सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री जो डिस्प्यूट है वो एग्जीक्यूटिव एक्शन यानी एक नोटिफिकेशन जारी करेगा एमएचए, उससे ही हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा? बिकॉज ये सीड नहीं कर रहा है, इंडियन जो टेरिटरी है वो किसी को सीड नहीं कर रहा है। अभी हम जो इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो टेरिटरी एक्सचेंज हुआ था उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो टेरिटरी एक्सचेंज हुआ था बहुत फेमस टेरिटरी एक्सचेंज था, और इसमें कुछ एरिया इसमें मेन 4 पॉइंट थे, और ये थ्रू 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2015 में। ये फैक्ट जो है वो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें 4 चीजें हुई थी। सबसे पहले 111 एनक्लेव्स थी, और वो इंडिया ने बांग्लादेश को ट्रांसफर की थी। देखिए, ज्यादा एनक्लेव्स इंडिया ने ट्रांसफर की थी बांग्लादेश को, और कम एनक्लेव बांग्लादेश ने इंडिया को ट्रांसफर की थी। तीसरा इसमें चीज था एडवर्स पोजीशन। कुछ हिस्सा जो एज पर एग्रीमेंट, रेड क्लिफ एग्रीमेंट जो पहले एग्रीमेंट हुआ था, उसके एग्रीमेंट के हिसाब से कुछ हिस्सा इंडिया का बांग्लादेश के पास था और बांग्लादेश का इंडिया के पास था, तो इसको एडवर्स पोजीशन बोला गया। तो ये इन्होंने एक दूसरे को दे दिया। फिर कुछ बाउंड्री थी 6.1 किलोमीटर की, वो अनडिमार्केटेड थी, उसको सही से डिमार्केट किया गया एज पर दी एग्रीमेंट कि ये आपका है, ये हमारा है, ये आपका है, हमारा है। सही से बाउंड्री को डिफाइन कर दिया गया। और ये जो 4 चीजें की गई थी, इसमें चार चार स्टेट्स के एरिया इफेक्ट हुए। वो 4 स्टेट्स कौन से हैं? आसाम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा। और जैसे ही एरिया अगर अफेक्ट होते हैं, टेरिटरी मतलब अफेक्ट होती है, तो इसमें अमेंडमेंट किया गया था। कौन सा अमेंडमेंट किया गया? फर्स्ट शेड्यूल अमेंड किया गया था। फर्स्ट शेड्यूल में क्या आता है? नेम्स एंड टेरिटरी किसकी? स्टेट्स और यूटी की। फिर इसका जो 100th कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, और उसके उस पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, तो उसका एक बहुत लंबा हिस्ट्री है। उस हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं। इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान की लैंड बाउंड्री का जो डिमार्केशन हुआ था रेड क्लिफ अवार्ड 1947 में, 47 के अंडर में हुआ था। लेकिन इसमें क्या हुआ? डिस्प्यूट आ गया। इसमें बहुत सारी चीजों पे सेटिस्फाई नहीं थे, तो बग्गे अवार्ड 1950 फिर से एग्री एक काइंड ऑफ अवार्ड होता है। एक बग्गे जो है वो फिर से एरिया के बीच में डिमार्केट करने के लिए एक बग्गे अवार्ड या डॉक्यूमेंट पेश करते हैं, उसमें बताते हैं कौन सा एरिया किसका है। लेकिन फिर से डिस्प्यूट आ गया, फिर से कोई सेटिस्फाई नहीं हुआ। नेहरू नून एग्रीमेंट 1958 आता है, और इसमें फाइनली डिसाइड होता है कि एक बेरूबरी यूनियन है जो वेस्ट बंगाल के अंदर है, और बेरूबरी यूनियन है, इसको डिवाइड करके कुछ हिस्सा दे दिया जाएगा और कुछ हिस्सा रख लिया जाएगा बाय इंडिया। लेकिन जब अपना एरिया दे रहे हैं किसी को, तो इसमें फिर से सेटिस्फाई नहीं लोग थे, और फिर इसमें डिस्प्यूट होगा कि हम अपना एरिया कैसे दे सकते हैं। तो ये चीज जो था, ये सुप्रीम कोर्ट के आगे चैलेंज किया जाता है, और उसमें बोला जाता है कि आर्टिकल 3 सुप्रीम कोर्ट बताता है, जो हमने पहले भी पढ़ा, कि आर्टिकल 3 के तहत एरिया जो इंडिया का एरिया है सीड नहीं किया जा सकता, मतलब किसी फॉरेन कंट्री को वो एरिया दिया नहीं जा सकता है। अगर एरिया देना है तो अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। 9th अमेंडमेंट एक्ट करते हैं, इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सीड करने के लिए एक आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पे 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं 1960। अमेंडमेंट तो हो जाता है, लेकिन कोई एक्ट बनता है तो उसको एक्ट को नोटिफाई करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे फिर से लोग कोर्ट चले गए, और फिर अदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए, बांग्लादेश के अंदर भी डेवलपमेंट पॉलिटिकल कुछ चीजें चल रही थी और इंडिया में भी चल रही थी, तो ये नोटिफाई नहीं हो पाया। और देखेंगे 1961 में इंडो चाइना वॉर भी हुआ था, तो बहुत सारी चीजें हुई। ये जो
नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट है वो नोटिफाई नहीं हो पाया, मतलब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए नोटिफिकेशन वो नहीं आ पाया। फिर इंदिरा गांधी आते हैं एज पीएम और एग्रीमेंट होता है इंडिया बांग्लादेश के बीच में। और क्या एग्रीमेंट होता है कि हम वी विल फाइंड द सॉल्यूशन, किसके लिए, जो डिमार्केट करना है बाउंड्री को, और रिलेटेड मैटर क्या था, एडवर्स पोजीशन वाला ट्रांसफर करना था और एनक्लेव ट्रांसफर करनी थी। तो इसमें ये बोला जाता है कि जो सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे हम, जो प्रिसाइज एरिया है किसको कौन सा देना है वो वो जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन ये जो एग्रीमेंट है रेटिफाई नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि फिर से इसमें एरिया सीड करना था, ट्रांसफर करनी थी टेरिटरी, और ट्रांसफर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बिना हो नहीं सकती, तो एरिया नोटिफाई कैसे हो पाएगा, रेटिफाई कैसे हो पाएगा एग्रीमेंट। तो सबसे पहले इसको कि चलो एग्रीमेंट तो होया कि सॉल्यूशन तो हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन बहुत साल बीत गए। इन 2011 इसी 1974 एग्रीमेंट के अंडर में ही ये एक एरिया आइडेंटिफाई कर लिया गया, साथ में मिला के असम स्टेट को, वेस्ट बंगाल को, मेघालय को, त्रिपुरा को। क्यों? क्योंकि वो जो एरिया आइडेंटिफाई करना था, एरिया जो एक्सचेंज करना था, ट्रांसफर करना था, वो एरिया इन 4 स्टेट्स में से थोड़ा थोड़ा सबका था। ठीक है, अब सबकी सबकी कंकरेंस हो गई। जब सबकी कंकरेंस हो गई तो इस प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट करने के लिए 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 लाया गया। अभी पढ़ेंगे कि जब 1950 में हमारे पास जो स्टेट्स और जो इंडिया की स्ट्रक्चर थी, उसके बाद क्या-क्या हुआ। तो इसको हम बोलेंगे इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, हाउ दे इवॉल्व टू द प्रेजेंट सिचुएशन। सो इंडिपेंडेंस के टाइम में हमारे पास 2 टाइप के स्टेट्स थे। पहले ब्रिटिश प्रोविंस, जो कि डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल में थे, और दूसरे प्रिंसली स्टेट्स। मतलब ऐसा पार्ट जो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल में था। तो वो तो हो गया कि जो प्रिंसली जो ब्रिटिश प्रोविंसेस और चीफ कमिश्नर जो प्रोविंसेस थे वो भी हो गए डायरेक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के। दूसरा जो इनडायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट में था, मतलब उन्होंने सुजेनिटी एक्सेप्ट कर रखी थी कि चीजें तो हम चलाएंगे, गवर्नेंस हमारी होगी, बट आपसे पूछ के चलाएंगे, दैट इज पैरामाउंट ऑफ ब्रिटिश। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947, तो उसने क्या किया, दो इंडिपेंडेंट लेकिन डोमिनियन बना दिए। सो विल गो लेटर इन द डिटेल, एंड आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमिनियन। सो दो कौन कौन से डोमिनियन बना, इंडिया एंड पाकिस्तान। और जो हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स थे जो हमने यहाँ बात की, तो ब्रिटिश जो प्रोविंसेस थे उनको तो उन्होंने 2 पार्ट में एज पर जो डिमांड एंड पॉपुलेशन डिवाइड किया। लेकिन जो ब्रिटिश जो प्रोविंस प्रिंसली स्टेट्स थे उनको 3 ऑप्शन दिए, इंडिया ज्वाइन कर सकते हैं, पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते हैं और इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। कौन से प्रिंसली स्टेट्स को, जो कि इंडिया के अंदर थे। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, जो प्रिंसली स्टेट्स थे विद इन दी ब्रिटिश इंडिया, उनको ये 3 ऑप्शन दिए गए थे। तो अगर इंडिया की बात करें तो वहां पे 552 प्रिंसली स्टेट्स थे। 549 ने इंडिया ज्वाइन किया, और 3 जो स्टेट्स थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, तो उन्होंने इंडिया ज्वाइन करने से मना कर दिया। लेकिन इनको इंडिया में इंटीग्रेट कर लिया गया, हैदराबाद को पुलिस एक्शन से, जूनागढ़ को रेफरेंडम से, और कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से। इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन विद द किंग, अ रेफरेंडम पीपल विल वोट, एंड हैदराबाद। इन तीनों का जो इंटीग्रेशन का जो डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एमसीक्यू में आपको एज ए टाइमलाइन पूछा जा सकता है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। 1950 में हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें 4 तरीके से स्टेट्स को डिवाइड किया गया था, ए, बी, सी, डी, और उनकी 29 यूनिट्स। इसमें क्या टोटल जो नंबर थे वो 29 थे। और पहले जो पार्ट था उसमें जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, जो कि प्रोविंस प्रॉपर स्टेट बनाए गए थे, वो थे। पार्ट बी में जो प्रिंसली स्टेट्स, लेकिन उनके पास लेजिस्लेचर थे, इलेक्टेड कैंडिडेट थे, उनके पास एक असेंबली थी। और पार्ट सी में जो कमिश्नर्स प्रोविंस थे और कुछ प्रिंसली स्टेट्स, इनके अलावा जो प्रिंसली स्टेट्स बच गए, और वो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेट थे, अभी की यूनियन टेरिटरी। और पार्ट डी में इकलौता अंडमान एंड निकोबार रखा गया था। देखिए इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले जब फ्रीडम स्ट्रगल हो रही थी, तो कांग्रेस की तरफ से एश्योरेंस दिया गया था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स बनाएंगे।
पर्टिकुलरली साउथ इंडिया में। तो जब प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट किया गया तो एक एड होकर अरेंजमेंट कि जैसे जैसे इंटीग्रेट हो गए उनको उतने एरिया को और मोर और लेस एक इंडिपेंडेंट पावर दे दी गई। लेकिन साउथ इंडिया में पर्टिकुलरली लैंग्वेज की बेसिस पे स्टेट बनाने की डिमांड थी। इसी डिमांड को देखने के लिए, इसी डिमांड को एग्जामिन करने के लिए या फिजिबल कितना है एक लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी बनाई। ये कमीशन था एक्चुअली, कमेटी नहीं थी, सॉरी। इसका नाम रखा गया एसके धार। ये अकेले ही थे और इसके चेयरमैन थे। तो इन्होंने रिकमेंड किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे जो स्टेट होने चाहिए, लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं। जो मेन पर्पज है वो एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो इसका जो हुआ कि रिसेंटमेंट था, क्योंकि पहले ही प्रॉमिस किया जा चुका था। आप फ्रीडम स्ट्रगल में पढ़ोगे कि 2-3 बार ऐसा बोला कि लिंग्विस्टिक्स लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाएंगे। फिर जेवीपी कमेटी बनती है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि जेवीपी जो कमेटी में जो कौन-कौन थे। तो इसमें आप एक तो देखेंगे जवाहरलाल नेहरू थे, बाकी 2 का नाम आप बताइए। तो लिंग्विस्टिक जो इसका बोला गया लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी, ये कमीशन थे धार कमीशन, और ये कांग्रेस ने बनाई थी, गवर्नमेंट ने नहीं। बाकी ये गवर्नमेंट ने बनाई थी, बाकी 2 एसके धार गवर्नमेंट ने बनाई थी, लेकिन ये कांग्रेस ने बनाई थी और 1948 में बनाई जाती है आफ्टर एसके धार कमीशन की रिपोर्ट। इसका ना तो कोई चेयरमैन था, एसके धार में चेयरमैन था, ना कन्वेनर था। तो इसने भी रिजेक्ट कर दिया कि लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट होने चाहिए। वो एक कांग्रेस पर्सन थे। वो 1953 में 56 दिन की हंगर स्ट्राइक के बाद में उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और डेथ होने के बाद में गवर्नमेंट को फोर्सफुली और सडनली आंध्रा स्टेट जो है क्रिएट करना पड़ता है। ये 15 था। जैसे ही आंध्रा बन जाता है तो बाकी स्टेट भी बाकी जो रीजन है वो भी डिमांड करने लगते हैं कि लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट बनाओ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस टाइम क्या करती है, ये आफ्टर इलेक्शन की बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये करती है कि एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाती है। देखो दूसरा कमीशन है, धार कमीशन के बाद दूसरा कमीशन है। इसमें चेयरमैन फजल अली होते हैं और एक के एम पन्नीकर और रचन कुंजरू, इसमें 2 मेंबर होते हैं। इसको क्या बोलते हैं कि लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट बनने चाहिए या ना बनने चाहिए। तो 1955 में लगभग 2 साल के बाद में रिपोर्ट देता है और ये कहता है ठीक है बन सकते हैं, कैन बी, लेकिन वन लैंग्वेज की एक लैंग्वेज के बेसिस पे एक स्टेट हो तो इसका मतलब ये नहीं होगा, नॉट नेसेसरी। तो लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट बन सकते हैं, कैन बी, बट नॉट नेसेसरी। तो मेन चीज क्या होनी चाहिए लैंग्वेज स्टेट बनाने में, यूनिटी ऑफ इंडिया। तो इन्होंने 4 फैक्टर आइडेंटिफाई किए। यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ कंट्री जो प्राइमरी कंसिडरेशन था। दूसरा, उन्होंने लैंग्वेज से ऊपर उठ के कल्चरल होमोजेनिटी की बात की। कई बार क्या होता है, लैंग्वेज तो मे बी सेम हो सकता है लेकिन कल्चरली दे आर वेरी डिफरेंट। इफ यू सी दैट राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली एंड यूपी, so language more or less एक हिंदी they can understand, they can speak, but culturally there is some difference, not vast difference, but there is some difference. So and another other is financial and administration consideration. So हमारे पास important था unity, फिर जो लैंग्वेज के बेसिस पे डिमांड था उनको लैंग्वेज के साथ में उन्होंने कल्चर भी जोड़ दिया। और लास्ट है वेलफेयर ऑफ द पीपल। किसका वेलफेयर, सारे स्टेट का पीपल, सारे स्टेट में है उनको, हर स्टेट के लोगों का वेलफेयर, और उनके साथ साथ एक कंट्री एज ए होल का भी वेलफेयर हमें देखना है। इन्होंने जो 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन था ए बी डी, इसको उन्होंने कैंसिल कर दिया। क्या रिकमेंड किया कि 16 स्टेट बनाए जाए और 3 यूटी सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटरी बने। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया 1956, 14 स्टेट्स बनाए, 6 यूटी बनाए। अब हम देखते हैं कि 1950 और 1956 में कैसे चेंज आता है। देखिए 1950 में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास ये 4 जो थे 29 जो पार्ट थे, 29 पार्ट में डिवाइडेड था इंडिया। तो देखिए जब 1956 में बेसिकली किया क्या था कि पार्ट ए और बी के बीच में डिफरेंस इन्होंने खत्म करके इनको लगभग एक दूसरे के साथ मर्ज कर दिया या एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। तो अगर देखें
तो यहाँ पे ये नो के नो स्टेट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। नो के नो स्टेट यहाँ पे मिल जाएंगे। राजस्थान फिर उन्होंने क्या किया, कुछ एरियाज को आपस में जोड़ दिया, राजस्थान को अजमेर के साथ में, मध्य प्रदेश को मध्य भारत, भोपाल और बिलासपुर और विंध्य भारत के साथ जोड़ दिया। पटियाला ईस्ट पंजाब को पंजाब के साथ जोड़ दिया और हिमाचल प्रदेश को टेरिटरी बना दी, दिल्ली को टेरिटरी बना दी और मणिपुर को टेरिटरी बना दी, त्रिपुरा को टेरिटरी बना दी, अंडमान निकोबार को भी जो टेरिटरी बना दी और एक एक्स्ट्रा टेरिटरी हमारे पास लक्षद्वीप, मिनीकोय एंड अमनदीप जो आइलैंड था। कुर्ग को इन्होंने मैसूर के साथ जोड़ के एक स्टेट बना दिया, कूच बिहार को वेस्ट बंगाल के साथ जोड़ दिया। तो ऐसे देखेंगे और जम्मू कश्मीर को अलग से स्टेट बना दिया। तो ऐसे देखेंगे तो इन्होंने ऐड ऑन करके ये 1956 में हमारे पास एक नई इंडिया की जो स्ट्रक्चरल पिक्चर हमारे पास ये आती है। थोड़ा सा देखने समझने के बाद आपको ये साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि ये स्टेट कैसे जोड़े गए। तो हमारे पास जो उन्होंने जो बताया था कि 16 स्टेट्स होने चाहिए एस स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने, और जो 3 सीएटी होने चाहिए। बदले में गवर्नमेंट क्या बनाती है, 14 स्टेट्स बना देती है और 6 यूनियन टेरिटरी बना देती है। हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट है उसके हमारे पास 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी हो जाती है। लेकिन 1956 के बाद भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ तो एजिटेशन थे और कुछ पॉलिटिकली जो बनाए गए थे ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजंस। तो जो डिमांड है बेसिकली किस बेसिस पे थी, लैंग्वेज और कल्चरल होमोजेनिटी के बेस पे थी। देखिए ये लैंग्वेज और जो कल्चरल जो एक लैंग्वेज है और कल्चर है, ये ह्यूमन लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट है कि हम सिमिलर कल्चर वालों के साथ ज्यादा रहने की कोशिश करते हैं। तो इसी लाइन में जो गुजरात एज 15th स्टेट बनता है बाय कार्विंग आउट इट फ्रॉम बॉम्बे, तो बॉम्बे महाराष्ट्र बन जाता है और गुजरात एक सेपरेट स्टेट बन जाता है। तो हमारे पास यहाँ 15 जो स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी हो जाती है। नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी पुर्तगीज से लेते हैं, पुर्तगीज से लिबरेट कराया जाता है 1954 में। जो दादरा नगर हवेली है वो लिबरेट कराया जाता है और इसको 1954 से 61 में इसको प्रॉपर नहीं मिलाया जाता है इंडिया में, लेकिन इसको एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा इसको चलाया जाता है जो लोग इलेक्ट करते हैं। तो प्री में क्वेश्चन बन सकता है कि 1954 से 61 तक दादरा एंड नगर हवेली को किस तरीके से रूल किया गया या गवर्न किया गया। तो कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन बाय इलेक्टेड बाय द पीपल। और 1961 में इसको 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से यूटी बना दिया जाता है। फिर पुलिस एक्शन से गोवा और दमन द्वीप को 1961 में पुलिस एक्शन से लिबरेट कराया जाता है और 1962 में इसको एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है। दोनों एरिया को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, जो पुर्तगीज थे वो सबसे फर्स्ट टू कम और पुर्तगीज ही लास्ट टू गो है फ्रॉम इंडिया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, याद रखिए, फर्स्ट टू कम लास्ट टू गो। फिर जो पुडुचेरी है वो फ्रेंच है जो हैंड ओवर ही कर देते हैं, इट वाज थ्रू पीसफुल नेगोशिएशंस। और 1954 से 62 तक इसको एक्वायर्ड टेरिटरी की तरह गवर्न किया जाता है और 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962 में इसको यूटी बना दिया जाता है। तो हमारे पास यहाँ यूटी नो हो जाता है। फिर 1963 में जो नागा इंसर्जेंसी बहुत दिनों तक रही थी और इवन आफ्टर कार्विंग आउट द स्टेट ऑफ नागा भी रही थी, बिकॉज दे हैव सम इशू विद द एरिया ऑफ द मणिपुर की, उसमें उनको एरिया वो मिलना चाहिए था। तो नागा हिल्स और तुआनसेंग यहाँ पे एक एरिया था आसाम में, उसको मिला के और नागालैंड कार्व आउट किया गया 1963 में। नागा इंसर्जेंसी काफी सालों तक रही थी और इसको पहले आसाम के गवर्नर के अंडर में रखा गया था बिफोर क्रिएटिंग दिस स्टेट, ये सेपरेट एरिया रखा गया था। तो यहाँ पे 16 स्टेट हो जाते हैं और हमारे पास अगर देखते हैं तो नो यूटी है अभी तक। तो 17th जो स्टेट है वो हरियाणा पंजाब से कार्व आउट होता है। क्यों? क्योंकि सेपरेट सिख होमलैंड की पंजाबी सूबा की अकाली दल जो अभी भी पॉलिटिकल पार्टी है उसकी डिमांड रहती है और उसके लीडर रहते हैं मास्टर तारा सिंह। और जो हिंदी, ये भी लैंग्वेज बेसिस पे पंजाबी स्पीकिंग एरिया को पंजाब दे दिया जाता है, हिंदी स्पीकिंग एरिया में हरियाणा, और कुछ जो एरिया उस टाइम का जो पंजाब था उसमें कुछ जो हिल एरियाज थे वो हिमाचल प्रदेश उस टाइम यूटी थी, अगर आप देखेंगे तो यूटी बनाई गई थी, उसके साथ उसको मर्ज कर दिया जाता है।
और इसी एरिया में से एक यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी निकाली जाती है, जो 10th यूनियन टेरिटरी रहती है चंडीगढ़। और फिर जो हिमाचल प्रदेश है, जो यूनियन टेरिटरी थी अभी तक, उसको 1971 में 8th स्टेट बना दिया जाता है और इसी तरीके से 9 यूनियन टेरिटरी रह जाती है। 1972 में इट वाज द एरा ऑफ इंदिरा गांधी। तो 1972 में इंदिरा गांधी के एरा में हमारे पास बड़ा ही चेंज होता है। नॉर्थ ईस्ट का जो पूरे स्टेट है उसमें बहुत चेंजेस होते हैं। और बहुत चेंजेस क्या होते हैं कि जो मणिपुर और त्रिपुरा, मेघालय, ये जो स्टेट बनते हैं, और जो मिजोरम और जो अरुणाचल है उनको यूटी बनाया जाता है। देखने वाली बात है कि मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल है उसको आसाम से ही निकाला जाता है, क्योंकि पहले एक आसाम ही स्टेट था, पूरा नॉर्थ ईस्ट को कवर कर रहा था। और मणिपुर और त्रिपुरा यूनियन टेरिटरी, देखिए यहाँ पे यूनियन टेरिटरी से इनको स्टेट बना दिया है। और जो मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल के एरिया को अलग से निकाल लिया जाता है, और जो मेघालय को 1960 पहले सब स्टेट बनाया जाता है, और 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको सब स्टेट बनाया जाता है, और फिर इसको स्टेट बना दिया जाता है। और मिजोरम और अरुणाचल को असम के स्टेट से निकाल के इनको यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। मिजोरम और अरुणाचल बनाए गए यूनियन टेरिटरी। तो इसके बाद मेघालय उसमें बनाया गया स्टेट। देखिए मणिपुर बनाया गया और त्रिपुरा बनाया गया। तो उसके बाद हमारे पास सिक्किम। सिक्किम का क्या स्टेटस था कि 1947 के बाद जब ब्रिटिश चले गए, सिक्किम भी ब्रिटिश के अंडर ही था। तो 1947 तक प्रिंसली स्टेट था। यहाँ पे एक प्रॉपर यहाँ का गवर्नमेंट थी, और ये यहाँ पे रूलर को चोग्याल बोला जाता था। तो एक सिस्टम ऑफ इलेक्शन था, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट थ्रू चोग्याल था। लेकिन 1947 से 1974 जब ब्रिटिश चले गए, तो ये अंडर दी प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया आ गया। ना तो ये इंडिया की टेरिटरी थी और ना कंप्लीटली सेपरेट था, मतलब सोवरेनिटी इसके पास नहीं थी। इंटरनल सोवरेनिटी थी लेकिन एक्सटर्नल नहीं थी। कैसे नहीं थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन, सिक्किम का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 3 चीज थी। इसका मतलब इंटरनल जो गवर्नेंस है सिक्किम की, वो सिक्किम के चोग्याल। 1974 इंदिरा गांधी एरा, मेजर चेंजेस। 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है 1974। वो सिक्किम के लोग ही डिमांड करते हैं कि इंडिया के साथ हमको मर्ज किया जाए, लेकिन फुल्ली मर्ज नहीं करके एक नया क्लास ऑफ स्टेट हुड बनाया जाता है। क्योंकि हमारे पास 3 ही क्लास है, स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है और एक्वायर्ड टेरिटरी है। लेकिन इसको एक नया स्टेट दे दिया जाता है, और इसमें ज्यादा जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 3 चीजें हैं सिक्किम की, लेकिन इसमें ज्यादा चीजें मिलाई जाती है और नई टर्म्स एंड कंडीशंस दे दिए जाते हैं। और इस नए स्टेटहुड क्लास को आर्टिकल 2A नाम दिया जाता है, और 10th शेड्यूल में इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी जाती है। 10th शेड्यूल रखा जाता है। और 1975 उसके बाद 74 में उसके बाद सिक्किम के लोग फिर से डिमांड करते हैं और एक रेफरेंडम करवाया जाता है। तो उसका जो रिजल्ट है वो ये आता है कि यस, वी वांट टू बी कंप्लीटली इंटीग्रेट विद इंडिया, वी वांट टू बिकम स्टेट ऑफ इंडिया, एंड चोग्याल सिस्टम को एबोलिश कर दो, बंद कर दो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 आता है, सिक्किम को स्टेट बना दिया जाता है। और इसी को स्टेट तो बना दिया जाता है, लेकिन ये जो नया क्लास ऑफ स्टेटहुड है, इसको हम खत्म कर देते हैं। इसको इन जो आर्टिकल इनको 2 या 10 शेड्यूल को डिलीट कर देते हैं, और आर्टिकल 2A को भी डिलीट कर देते हैं। फिर हमारे पास 1987 में मिजोरम बनता है, अरुणाचल प्रदेश बनता है। याद है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश हमारे पास 72 में यूनियन टेरिटरी बनती है आउट ऑफ असम। कैसे बनते हैं कि जो मिजोरम को पहले यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, लेकिन मिजो नेशनल फ्रंट की इंसर्जेंसी थी, और इस इंसर्जेंसी को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एमएनएफ के बीच में एक मिजो पीस अकॉर्ड होता है 1986 में। और इसको जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिए 1987 में मिजोरम को यूटी बना दिया जाता है, साथ में अरुणाचल को, और गोवा को भी यूटी बना दिया जाता है। याद है, जब जो 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उससे गोवा एंड दमन द्वीप को एक सिंगल यूटी बनाया जाता है, लेकिन 1987 में गोवा को एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाता है, 25th स्टेट बना दिया जाता है। फिर हमारे पास साल 2000 आता है। छत्तीसगढ़ और एमपी में से छत्तीसगढ़ कार्व आउट किया जाता है 26 स्टेट, और यूपी में से उत्तराखंड कार्व आउट किया जाता है। ये हिली एरिया है इन ईस्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश, और 27 स्टेट।
और बिहार में से झारखंड कार्व आउट किया जाता है इन दी नॉर्थ ऑफ छत्तीसगढ़। 2014 यूपीए सेकंड गवर्नमेंट का लास्ट साल रहता है, जाते जाते एक स्पेशल जो रीजनल पीपल है उनको सेटिस्फाई कर जाते हैं और आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना वो कार्व आउट करते हैं, 29 स्टेट बनता है। और साल 2019 बड़ा फेमस रहता है आर्टिकल 370 और 35A को लेके। तो इस साल 2019 में जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो यूनियन टेरिटरी बनते हैं, जम्मू कश्मीर स्टेट थे। सबसे पहले लेक्चर के सबसे पहले हमने एक न्यूज देखी थी और इसी तरह एक स्टेट कम हो जाता है और 28 हो जाता है। फिर साल 2020 तो दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप है जो अलग अलग जो यूटी रहते हैं उनको मर्ज कर दिया जाता है और मर्ज करके एक सिंगल यूटी बना दिया जाता है और हमारे पास इसी तरीके से 8 यूटी हो जाते हैं। तो अभी प्रेजेंटली हमारे पास 8 स्टेट्स हैं और 8 यूटी हैं। और इसी के साथ दो फैक्ट हैं। यूपी पहला स्टेट था जिसका नाम चेंज किया गया। तो मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए कि नाम किस आर्टिकल से किसी स्टेट का चेंज होगा। और 1950 में इसको किया गया था। और जो एक अलग फैक्ट है कि उड़ीसा एक लास्ट स्टेट था जिसका नाम चेंज किया गया था, वो 2001 में किया गया। फिर मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जो कश्मीर, जूनागढ़ और जो हैदराबाद है उनका जो इंडिया में जो विलय हुआ तो उनका जो विलय होने का टाइमलाइन क्या था, ऑर्डर क्या था। तो याद रखिए ये सारे के सारे आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में मर्ज हुए थे। जो कश्मीर है वो अक्टूबर 47 और जो जूनागढ़ है फेब 48 और जो हैदराबाद है सितंबर 48। तो इंडिपेंडेंस के बाद में तीनों हुए। ये प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इनको जो ऑर्डर है वो याद करने का है। काजू है तो कश्मीर के जेयू जूनागढ़ और है से हैदराबाद, ये ऑर्डर है KGH। जूनागढ़ और हैदराबाद दोनों 1948 में मर्ज हुए थे। और इनका जो तरीका था, कश्मीर का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक एग्रीमेंट होता है महाराजा हरि सिंह के साथ में और जूनागढ़ में रेफरेंडम और हैदराबाद में पुलिस एक्शन। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें बताएं। हम आपको वो टॉपिक सिंप्लीफाई करके वीडियो के माध्यम से यूट्यूब से आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू।